अ वेरी वॉर्म वेलकम ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर डूइंग वेल। माय नेम इज़ नदीम। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन सभी के लिए जो CUET PG MSW की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिनका पेपर कोड है HUQP21। जिसका पेपर है HUQP21 उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा मोर 50 MCQs। ओके, एज यू नो that I have covered 100 questions in this video in this YouTube channel. Now I will discuss 50 more MCQs with you. So let me tell you one thing. These all are MCQs are based on your syllabus only. As you can see on the screen that Unit 1, Unit 2, Unit 3, Unit 4, Unit 5, Unit 6, Unit 7, Unit 8, Unit 9, and based on my expertise, this is also Unit 10. And जो रेगुलर व्यूअर हैं यूट्यूब चैनल के, उन्होंने सब नोट्स भी लिए हुए हैं काफ़ी लोगों ने, और उसका काफ़ी अच्छा पॉजिटिव फीडबैक भी है। जो एस्पिरेंट है CUET PG MSW के, उनका बहुत अच्छा फीडबैक भी है, और साथ ही MCQs को लेकर भी डिमांड आ रही है। तो अभी टाइम रहते हुए आप भी जो है ले लीजिए, आपकी डेट कभी भी अनाउंस हो जाएगी, उससे पहले पहले आप रिवीजन मोड में आ जाएंगे अगर अभी से चीज़ों को प्रिपेयर करके चलते हैं तो। ठीक है, मैं भी कोशिश करूँगा कि कंटेंट को आपको टाइम से और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करा सकूँ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर आपके एक सेमेस्टर एग्जाम हो सकते हैं या आप कोई जॉब में वर्किंग हो सकते हैं, अलग अलग तरीके से। मैं भी वर्किंग हूँ तो मुझे भी इतना समय नहीं मिल पाता है कि मैं कंप्लीट प्रॉपर चीज़ों को लेके चल सकूँ। तो इसके लिए फॉर द टाइम बिंग आप क्या कर सकते हो, अगर आपने मेरे नोट्स लिए हुए हैं 399 में, तो आपको 299 में ये 40 पेपर MCQs के जो हैं आपको अवेलेबल हो जाएंगे, जिसमें 40 मॉक पेपर हैं ये, जिसमें आपको 3064 MCQs अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये एक अच्छे बेहतर विकल्प होगा आपके लिए अगर आप इसको ऑप्ट करते हैं तो। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, और हम बात करेंगे आज के क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन क्या है हमारा आज का। जो हमारे क्वेश्चन 50 हम क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और आप सभी के मुझे कमेंट्स में भी आया, मेल भी आया, और साथ ही आपने इंस्टाग्राम पे भी लिखा कि सर ऑप्शन जो दिख जाते हैं, आंसर दिख जाते हैं, तो फिर अटेम्प्ट करने में रिदम जो रहता है वो हट जाता है, क्योंकि आंसर में पहले दिख जाते थे। तो इसलिए मैंने क्या किया, वो सभी आंसर मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड कर दिए हैं, आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये सब जितने भी आंसर है मैंने यहाँ पर हाइड कर रखे हैं। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे आज क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 101 यानी 101, जो अच्छी शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की पहले क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर किसी ने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर करना और कमेंट ज़रूर करना। अगर मैं कुछ क्वेरी आपसे पूछता हूँ इन बिटवीन, तो आप प्लीज़ उसका आंसर किया कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आपके साथ बेहतर तरीके से पढ़ाने का। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है विच इंटरवेंशन, आपको देखो ये 101 दिख रहा होगा, 101 जो पहले के क्वेश्चन है 1 से लेकर 100 तक, वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, आप पिछली वीडियोस में देख सकते हैं जाकर। ठीक है, स्क्रॉल अप करेंगे तो आपको नजर आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 101 से। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, विच इंटरवेंशन टेक्निक हेल्प सोशल वर्कर असिस्ट क्लाइंट इन मैनेजिंग ओवरवेलमिंग फीलिंग एंड क्राइसिस। आपके सामने ऑप्शन यहाँ पर हैं, क्राइसिस इंटरवेंशन, लॉन्ग टर्म काउंसलिंग, या स्ट्रक्चरल इंटरवेंशन, या कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें देखो हमने क्या बात की है, यहाँ पर वर्ड है सोशल वर्कर असिस्ट करता है क्लाइंट को, किसमें, मैनेजिंग देयर ओवरवेलमिंग फीलिंग एंड क्राइसिस। तो हम किस में काम करते हैं, ये चीज़ होती है वो हमारी होती है क्राइसिस इंटरवेंशन में। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा तो कर लेता हूँ, ज़्यादा बढ़ रही थी इसकी। ठीक है, नाउ परफेक्ट। ओके, ठीक है, तो क्राइसिस इंटरवेंशन वुड बी आर राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 कहते हैं सोशल वर्क में केस मैनेजमेंट प्राइमरली रेफर टू, केस मैनेजमेंट प्राइमरली किस रिलेटेड है, प्रोवाइडिंग काउंसलिंग सर्विसेज ओनली, ओके, ऑर्गेनाइजिंग एंड कोऑर्डिनेशन रिसोर्सेज फॉर क्लाइंट, ओके, सुपरवाइजिंग फाइनेंशियल एंड नहीं, डिagnosing मेंटल डिसऑर्डर नहीं। इसमें साइकेट्रिस्ट होते हैं प्रोफेशनल जो इस पर काम करते हैं, लेकिन इसमें जो मेन जो वर्क है, प्राइमरली जो काम है केस मैनेजमेंट का, उसमें यह है कि ऑर्गेनाइजिंग करना है हमको एंड कोऑर्डिनेशन करना है रिसोर्सेज का क्लाइंट के लिए। ठीक है, उसमें वो होता है हमारा केस मैनेजमेंट। जैसे मैं अपनी वीडियोज़ में काफ़ी टाइम बता चुका हूँ, जो मेथड्स ऑफ सोशल वर्क के बारे में स्पेसिफिक मैंने इसके लिए वीडियो भी बना दी है, आप चाहे तो उसको भी देख लेंगे तो आपको चीज़ें और ज़्यादा आसान समझ में आएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 बात करता है कि विच टाइप ऑफ इवेल्युएशन इन सोशल वर्क assesses whether प्रोग्राम आउटकम्स मीट द ऑब्जेक्टिव। ओके, आपके सामने ऑप्शन है फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, या फिर है समेटिव इवेल्युएशन, या क्वालिटेटिव एनालिसिस, या फिर मेटा एनालिसिस। इसका सही आंसर है वो आएगा हमारा क्या,
क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्योंकि इसमें इवैल्यूएशन होता है किसका, सोशल वर्क का। विच टाइप ऑफ इवैल्यूएशन इन सोशल वर्क, असेस करता है किसके बारे में, वेदर के प्रोग्राम जो आउटपुट उसका मीट हो पाया उसको ऑब्जेक्टिव से कि नहीं हो पाया, तो वो कौन सा है हमारा क्वालिटेटिव एनालिसिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 104 किसके बारे में बात करता है, पर्सन सेंटर्ड थेरेपी। ओके, पर्सन सेंटर्ड थेरेपी आपको सोशल वर्क की, देखो आप यहाँ पे दिख रहा होगा आपको जो यूनिट है आपकी यूनिट 4 में भी इस पे स्पेसिफिकली नोट्स हैं, टर्मिनोलॉजीज के ऊपर मैंने नोट्स में डिफाइन किया हुआ है, टर्म्स क्या क्या इनका टर्म है, कौन ऑथर इनसे रिलेटेड है, और स्पेसिफिक मैंने एक वीडियो आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड कराई है नोट्स में, जिसमें सोशल वर्क के जितने भी थिंकर्स हैं, साथ ही सोशल भी, सोशोलॉजिकल भी, पॉलिटिकल भी, इकोनॉमिकल भी, लेकिन वो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उनके दिए हुए कंसेप्ट हो या टर्मिनोलॉजी हो, वो दी हुई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है सोशल वर्क के स्टूडेंट के लिए, तो उनको जानना इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके लिए मैंने पर्टिकुलर एक पीडीएफ बनाई थी और वो मैंने शेयर की है उन सभी के साथ जिन्होंने CUT PG के नोट्स लिए हैं मुझसे 2025 के लिए। ओके, आपके सामने मैं बता दूं ताकि आपको आसानी हो समझने में। ठीक है, तो पर्सन सेंटर्ड थेरेपी इन सोशल वर्क इज कैरेक्टराइज्ड बाय विच प्राइमरली अप्रोच। तो अप्रोच क्या है, सबसे पहला आपके सामने ऑप्शन है डायग्नोसिंग एंड क्रिएटिंग मेंटल इलनेस। ओके, पर्सन सेंटर्ड अप्रोच थेरेपी की बात हो रही है, डायग्नोसिंग एंड ट्रीटमेंट मेंटल इलनेस की बात नहीं हो रही है, तो इसका ऑप्शन ये हमारा गलत हो जाता है। और इसका ऑप्शन क्या है, क्रिएटिंग अ सेफ एंड एम्पैथेटिक इन्वायरमेंट फॉर द क्लाइंट एंड सेल्फ एक्सप्लोरेशन। आई गेस कि इसको पढ़ने के बाद तो और ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा 104 का आंसर क्या होगा, क्रिएट करना है सेफ और एम्पैथेटिक, जैसे मैंने बताया ना, एम्पैथेटिक एनवायरनमेंट फॉर द क्लाइंट फॉर सेल्फ एक्सप्लोरेशन, वही इसका हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कोई ऑप्शन थे C एंड D, तो इसको पढ़ने की मुझे जरूरत नहीं थी, आंसर हमारा वहीं से आ गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ, देखते हैं 105 क्या कहता है। विच सोशल वर्क थ्योरी पोजिट्स that communities and individuals have inherent strength that can help solve their issues। वो कौन सी थ्योरी है। अब ठीक है, अब बात करते हैं स्ट्रेंथ बेस्ड पर्सपेक्टिव। ओके, ये B फंक्शनिस्ट, या फिर C साइकोडायनेमिक, या D कन्फ्लिक्ट। तो कन्फ्लिक्ट थ्योरी तो बिल्कुल नहीं है, कन्फ्लिक्ट थ्योरी इस बारे में बात ही नहीं करती, साइकोडायनेमिक भी नहीं करती। फंक्शनिस्ट जो थ्योरी है वो अलग है, वो सोसाइटी किस तरीके से, जो उसके अंदर इंस्टीट्यूशंस हैं उनके होने से किस तरीके से सोसाइटी फंक्शन करती है उस चीज़ों को डिफाइन करती है हमारी फंक्शनिस्ट थ्योरी। तो तीनों थ्योरी हमारे ऑप्शन नहीं है, तो सही आंसर क्या होगा हमारा स्ट्रेंथ बेस्ड पर्सपेक्टिव, यानी कि हमें लोगों के अंदर, कम्युनिटी के अंदर उनकी स्ट्रेंथ को देखना है, उस पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए जो थ्योरी बनाई गई है वो थ्योरी बताती है कि ये स्ट्रेंथ बेस्ड पर्सपेक्टिव थ्योरी के इंडिविजुअल और कम्युनिटीज के अंदर इनहेरेंट स्ट्रेंथ होती है दैट कैन दे हेल्प फॉर देयर इश्यूज, है ना। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, हमारा ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 106 बात करता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन सर्विस। ओके, ह्यूमन सर्विस के कॉन्टेक्स्ट में, यानी मानव सेवा देने के संदर्भ में, राइट टू प्राइवेसी प्राइमरली एंश्योर्स, क्या प्राइमरली क्या एंश्योर्स करती है, प्राइमरली एंश्योर्स क्या करती है, क्लाइंट हैव एक्सेस टू पब्लिक रिकॉर्ड, नहीं, राइट टू प्राइवेसी नहीं है, वो राइट टू इंफॉर्मेशन है। क्लाइंट इंफॉर्मेशन रिमेनिंग कॉन्फिडेंशियल। ओके, बहुत ये तक करीब जा रहा है, लेकिन अभी देखते हैं और क्या क्या ऑप्शन है। ऑल क्लाइंट डेटा इज पब्लिकली डिस्क्लोज्ड, नहीं। द क्लाइंट आर गिवन फुल कंट्रोल ओवर सोशल वर्क इंटरवेंशन, नहीं। इसका सही आंसर है हमारा क्लाइंट इन्फॉर्मेशन रिमेन कॉन्फिडेंशियल। जब हम उसकी कॉन्फिडेंशियल रखेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन को, तभी क्या होगा हमारा, वो राइट टू प्राइवेसी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ। कलेक्टिव एफिकेसी ने कम्युनिटी सेटिंग रेफर्स टू, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल बन सकता है कि कलेक्टिव एफिकेसी जो है कम्युनिटी सेटिंग के अंदर उसको क्या महत्व है, उसका क्या महत्व है। तो आपके सामने ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए, इंडिविजुअल अचीवमेंट्स अनरिलेटेड टू कम्युनिटी, अनरिलेटेड यानी इंडिविजुअल का कोई अचीवमेंट हुआ वो उससे कोई रिलेट नहीं करता, कम्युनिटी से अनरिलेटेड है वो। ठीक है, ऑप्शन ए ये कहता है। ऑप्शन बी क्या कहता है, द कम्युनिटी शेयर्ड बिलीफ इन इट्स एबिलिटी टू अचीव गोल्स। ओके, ये बहुत हद तक सही है, लेकिन और ऑप्शन पढ़ लेते हैं। फोकस ऑन हायरार्किकल कम्युनिटी स्ट्रक्चर, नहीं। डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल रिसोर्सेज, नहीं। इसमें ये ऑप्शन भी गलत है, ये भी गलत है। इसका सही आंसर क्या है हमारा, इसका होगा आंसर हमारा बी, क्योंकि हमने कलेक्टिव एफिकेसी की बात की है जिसमें कम्युनिटी शेयर करती है बिलीफ के इन इट्स एबिलिटी टू अचीव गोल्स। ठीक है, इसका क्या मतलब है, कलेक्टिव एफिकेसी। आगे बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 क्या कहता है हमारा, Which term is used to describe alignment of social work intervention with the personal goals and need of the
क्लाइंट, ठीक है। इसमें कौन सी टर्म है जो इस बात को इसकी तरफ झुकाव है या फिर डिस्क्राइब करती है कि सोशल वर्क इंटरवेंशंस और पर्सनल गोल्स आर नीड ऑफ द क्लाइंट, ठीक है। ऑप्शन ए कहता है आपका ट्रांसपेरेंस, ऑप्शन बी क्लाइंट सेंटर प्रैक्टिस या गोल डिस्प्लेसमेंट, या फिर हमारा रिसोर्स मैपिंग। इसका सही आंसर है हमारा क्या? इसका सही आंसर है हमारा बी, क्लाइंट सेंटर्ड प्रैक्टिस। क्लाइंट सेंटर प्रैक्टिस होंगी तभी वो जो टर्म है ये डिफाइन करती है कि क्लाइंट की तरफ सेंटर्ड होकर हमें प्रैक्टिस करनी है, तो सोशल वर्क इंटरवेंशन विद पर्सनल गोल्स एंड नीड ऑफ द क्लाइंट को ये टर्म जो है डिफाइन करती है, क्या? क्लाइंट सेंटर प्रैक्टिस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 109 बोलता है प्राइमरी गोल ऑफ सोशल वेलफेयर पॉलिसीज इज टू। तो सोशल वेलफेयर पॉलिसी है उसका प्राइमरी गोल क्या है? जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम, एक चीज़ और मैं आपको देखो यहाँ पर एक टर्म डाल रहा हूँ, अब इसलिए मैं आने में आपसे बोला था कि प्लीज़ इंगेज होकर मेरे साथ आप आंसर भी लिखा करो कमेंट में, ताकि आप मुझे भी अच्छा लगे और आपको हमेशा लंबे समय तक चीज़ें याद रहेंगी। अब यहाँ पर एक टर्म आया सोशल वेलफेयर। अब मैं आपसे पूछूं कि वेलफेयर है ना, ये आपको दिख रहा होगा, आई गेस लास्ट वीडियो की तरह ना हुआ हो। वेलफेयर और डेवलपमेंट, DEVELOPMENT, ठीक है, डेवलपमेंट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? वेलफेयर और डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर या सोशल डेवलपमेंट, इनमें क्या फ़र्क होता है? पहली चीज़ तो आपको ये पता हो। अगर आपको पता है तो वीडियो को यहीं पॉज करो और लिखो कि डेवलपमेंट का मतलब ये होता है और वेलफेयर का मतलब ये होता है। उसका एक एक एग्जांपल भी आप दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं लिख रहे हैं, लेकिन क्या ये सबसे पहले वीडियो डिफाइन नहीं की है? बिल्कुल की है। मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट टर्म्स या फिर जो कुछ कंसेप्ट हैं सोशल वर्क से रिलेटेड वो मैंने आपको बताए हैं। उस वीडियो में मैंने डिफाइन किया है अच्छे से कि वेलफेयर क्या होता है और डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है। और मैं एक छोटा सा और याद दिला दूं आपको, यहाँ पर वेलफेयर का मतलब मैं इसलिए भी यहाँ पर ज़्यादा डिफाइन नहीं करता हूँ क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो फिर लोग छोड़ के जाते हैं बीच में से, कहते बहुत लॉन्ग वीडियो हो गया, इसलिए मैं डिफाइन नहीं करता हूँ। लेकिन अगर हाँ, अगर आप मेरा साथ दो, अगर वीडियो पर जो हमारा एवरेज व्यू आता है दिखता है उस पर कि कितने समय तक एक ऑडियंस कितने समय तक रुकी उस वीडियो के साथ, कितना समय उन्होंने दिया है, कि एवरेज टाइम आता है वो घटने लगता है अगर वीडियो लंबी होती है, तो इसलिए मैं नहीं करता हूँ। लेकिन आप अगर मेरा साथ दो, करीब मुझे प्रॉमिस करो कि नहीं वीडियो लेंथी भी हो जाए तो नो इश्यूज, बस कंसेप्ट को क्लियर करते चला करो, तो मैं ऐसा करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे छोटा सा बता दे रहा हूँ अभी, वेलफेयर जो है यहाँ पर होता है बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए, बेसिक नीड्स, बिल्कुल बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो हाल फिलहाल में ही चाहिए। और डेवलपमेंट में हमारे जितने बड़े इश्यूज आते हैं, लाइक जैसे कि हमारा हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, इस तरह की चीज़ें जो हमारी किस चीज़ में आती हैं वो डेवलपमेंट के से क्षेत्र में आती हैं। और जो स्किल्स वगैरह, स्किल इन्हांसमेंट करना, ये सब हमारे डेवलपमेंट में आता है। जबकि वेलफेयर में हमारा बिल्कुल बेसिक नीड, जैसे कह सकते हैं रोटी कपड़ा और मकान जैसी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो स्कीम्स बनाई जाती हैं उनको वेलफेयर स्कीम बोलते हैं। आई होप कि आप समझे होंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। प्राइमरी गोल ऑफ सोशल वेलफेयर पॉलिसीज इज टू, क्या है देखते हैं, इंक्रीज क्लाइंट डिपेंडेंस ऑन सर्विसेज, ओके, प्रमोट वेल बीइंग एंड सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज, ओके। ऑप्शन सी क्या कहता है आपका? ऑप्शन सी बात करता है प्रोवाइड ओनली फाइनेंशियल सपोर्ट टू द क्लाइंट, ओके, एनहांस पावर डायनेमिक्स बिटवीन द स्टेट एंड इंडिविजुअल। अब देखो इसका आंसर, जैसे मैंने यहाँ पर आपको ये डिफाइन किया, इसका आंसर आई होप कि जो ऑप्शन में आपने पढ़े होंगे उसी से ही आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। आई विश कि आपको समझ में आया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आप समझे हैं तो प्लीज़ 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 आप सभी से रिक्वेस्ट है इसका आंसर मुझे ज़रूर बताएं, ताकि आपको समझ में भी लगे कि हाँ जो मैंने डिफाइन किया है आप जो इसको समझा है अच्छे से। या फिर आप चाहते हैं कि इसका आंसर मैं ही बताता हूँ चलूँ हर बार, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लेकिन मैं इसका एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ आप सभी से कि आप जो है इसका आंसर तो मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में, क्योंकि इसका आंसर बहुत ईजी हो गया है जो मैंने समझा है यहाँ पर उसके बताने के बाद, तो आप इसका आंसर ईजिली कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 क्या कहता है? विच टर्म, क्या टर्म है, ओके, विच टर्म डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग इंडिविजुअल्स अडेप्ट to and function effectively in different social settings, ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है आपका सोशलाइजेशन, ओके, केस मैनेजमेंट, ओके, एम्पावरमेंट एंड ट्रांसफरेंस। इसका जो सबसे सही, सबसे इन ऑप्शन के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो सबसे सही आ रहा है हमारा ए, सोशलाइजेशन,
ठीक है। एक सोशलाइजेशन ही है, मैंने इस पर पर्टिकुलर वीडियो भी बनाई हुई है, उसमें मैंने आपको फैक्टर्स भी बताए हैं कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं हमारे सोशलाइजेशन के, आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और एक टर्म मैं आपको और बताता चलूँ, हो सकता है क्वेश्चन में आपसे बन जाए, लेकिन मैंने बहुत एमसीक्यूज वगैरह उस पर भी बनाए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। ये जो एमसीक्यूज की पीडीएफ जिसने ली है उन सब के पास वो टर्मिनोलॉजीज पहुंच चुकी हैं, और वो साथ ही एमसीक्यूज भी लगा रहे हैं। तो आप भी किसी चीज़ की देरी ना करो, अभी मेरे पास समय है तो मैं इसलिए अब वीडियोस ला पा रहा हूँ वीकली भी 50-50 क्वेश्चन की। लेकिन अगर इन केस नहीं ला पा रहा हूँ फ्यूचर में, तो आपको नुकसान हो सकता है। तो इसलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जल्द से जल्द, बहुत सस्ती रेट में है, 299 ओनली में जो आपको अवेलेबल हो जाएंगे 3064 एमसीक्यूज, ओनली 3299। जिसने नोट्स लिए हैं, जिसने नोट्स नहीं लिए हैं उनके लिए 499 में है, ठीक है। तो इतने कम में नहीं मिलेगा आई गेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, कोपिंग मैकेनिज्म की मैं बात कर रहा था। कोपिंग मैकेनिज्म भी साइकोलॉजी के टर्म में बात करेंगे। जब हम कोपिंग मैकेनिज्म का मतलब ये होता है कि जब हम कोई नए इन्वायरमेंट को अडेप्ट करते हैं, उसको कॉपी कर रहे होते हैं, अपने बिहेवियर में उस चीज़ों को ला रहे होते हैं, उस चीज़ को भी क्या कहते हैं हम, कोपिंग मैकेनिज्म। ओके, एक होता है डिफेंस मैकेनिज्म, एक होता है कोपिंग मैकेनिज्म। इन सब चीज़ों को भी मैं अच्छे से डिफाइन कर चुका हूँ अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, गो थ्रू होइए उन वीडियोज़ के साथ और चीज़ों को अच्छे से समझिए। ओके, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 111 की तरफ। इन अ ग्रुप थेरेपी, क्या इन अ ग्रुप थेरेपी, ओके, ग्रुप थेरेपी की बात कर रहे हैं। इन अ ग्रुप थेरेपी कंसेप्ट ग्रुप कोहेजन, क्या ग्रुप कोहेजन इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू ए लेवल ऑफ यूनिटी एंड सपोर्ट अमंग द ग्रुप मेंबर्स। बहुत अच्छे। ए मेंबर्स फोकस ऑन इंडिविजुअल्स गोल ओनली, ओके। कंपटीशन विद इन द ग्रुप, ओके। और द लास्ट ऑप्शन इज ईच मेंबर्स इज आइसोलेशन फ्रॉम द ग्रुप। तो क्या इसका सही आंसर हमें पता लग गया होगा। ग्रुप कोहेजन की बात कर रहा है। कोहेजन मतलब एक तरीके से भाईचारा या फिर जोड़ जुड़ाव, मिलाप, इस तरीके की चीज़ों के लिए सही आंसर क्या है हमारा, ए, ऑप्शन ए, द लेवल ऑफ यूनिटी एंड सपोर्ट अमंग ग्रुप मेंबर्स। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 112 की तरफ। विच साइकोलॉजिस्ट, अब देखो यहाँ से साइकोलॉजी के भी क्वेश्चन आएंगे। बहुत मैंने इस तरीके से स्कफल बन के करके क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है, जिसमें साइकोलॉजी भी आएंगे, सोशोलॉजी भी आएंगे, और आपके सोशल वर्क भी आएंगे। थोड़ा रिसर्च से भी कुछ क्वेश्चंस डाले हैं मैंने, और अदर स्कीम से डाले हैं, डिपार्टमेंट से डाले हैं, और जो आपका पूरा सिलेबस है उसके अलग अलग जो टॉपिक्स हैं उन सभी से क्वेश्चंस इसमें बनाए हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं किस पर, साइकोलॉजिस्ट की बात करते हैं, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट किसके लिए जाना जाए, इज नोन फॉर हायरार्की ऑफ नीड्स ऑफ द थ्योरी। बहुत ईजी, मैं कितनी बार इस आंसर को बता चुका हूँ अपनी वीडियोज में, कितनी बार इसे हम डिस्कस कर चुके हैं। तो बहुत ईजी आंसर इसका आंसर है बी, अब्राहम मैस्लो। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 113 की तरफ। इन कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, कॉग्निटिव जहाँ पर जहन, मस्तिष्क, जो आपका कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी ने CBT, ऑटोमेटिक थॉट्स रेफर्स टू। अब कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी चल रही है, उसमें ऑटोमेटिक जो थॉट्स हैं वो किस चीज़ से रिलेटेड है, ऑटोमेटिक थॉट्स जो किस चीज़ से रिलेटेड हैं। आपके ऑप्शन है अनकॉन्शियस मोटिवेशन, ओके, रैपिड रिफ्लेक्सिव थॉट्स, इन्फ्लुएंस बाय पास्ट एक्सपीरियंस, ओके, पॉजिटिव अफर्मेशन, या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर बिल्कुल सही है। देखो इसमें ऑटोमेटिक थॉट्स के बारे में बात करें, इस पर कंट्रोल नहीं है लेकिन आते हैं, तो उसमें सही आंसर है हमारा रैपिड रिफ्लेक्सिव थॉट्स इन्फ्लुएंस बाय पास्ट एक्सपीरियंस। जो हमारा पास्ट का एक्सपीरियंस रह चुका है या हुआ है हमारे साथ, वो हमें आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 114 की तरफ। विच न्यूरोट्रांसमीटर इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद मूड रेगुलेशन एंड इज ऑफन लिंक्ड टू डिप्रेशन। उसका सही ऑप्शन क्या, सही का आंसर क्या है आपके सामने। ऑप्शन है ए डोपामाइन, बी सेरोटोनिन, या फिर ग्लूटामेट, या फिर एपाइनफ्राइन। क्या है इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है, कुछ लोग डोपामाइन से थोड़ा यूज टू होंगे, फेमिलियर होंगे, तो उसको लगा के खुश हो जाएंगे कि मूड रेगुलेशन की बात हो रही है, आंसर यही है। लेकिन उन्होंने पूछा है न्यूरोट्रांसमीटर मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद मूड रेगुलेशन इज ऑफन लिंक्ड टू डिप्रेशन विच इज सेरोटोनिन, ठीक है। आपके अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, मैंने कंडीशनिंग के बारे में बात की हुई है। ऑपरेंट कंडीशनिंग, एक होती है क्लासिकल कंडीशनिंग, एक होती है ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है। इसके बारे में भी मैं बता चुका हूं, आप प्लीज वीडियोस को गो थ्रू कीजिए। थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग विच एक्सप्लेन बिहेवियर थ्रू रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट वाज डेवलप्ड बाय। इसका क्या सीधा आंसर है हमारे पास, सीधा आंसर 115 का सीधा आंसर क्या हमारा, BF स्किनर, ठीक है। एक है इवान पेवलोव, मैं भी बता के देता हूँ यहाँ पर, पेवलोव के नाम से है, इवान पेवलोव,
पैवलोव, ठीक है, इन्होंने भी बात की है। इन्होंने क्या बात कर, रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट में जब हम किसी की कंडीशनिंग कराते हैं, किसी की क्या कंडीशनिंग कराते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि अब अगर वो कोई बिहेवियर है उसका जिसको हम चाहते हैं कि वो बार बार हो, तो उसके लिए हम क्या देते हैं, रिवॉर्ड। जब कोई चीज़, कोई बिहेवियर ऐसा है किसी इंडिविजुअल का हम नहीं चाहते कि रिपीट हो, तो उसमें हम क्या देते हैं, पनिशमेंट देते हैं, ठीक है। आई होप कि आप इससे चीज़ों को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन सोशल साइकोलॉजी, ठीक है, सोशल साइकोलॉजी में टर्म है कन्फर्मिटी। सोशल साइकोलॉजी रेफर्स टू, कन्फर्मिटी का मतलब इसमें सोशल साइकोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में कन्फर्मिटी का मतलब क्या है। आपके सामने ऑप्शन है ए, अडॉप्टिंग बिहेवियर, बिलीव्स, एक्शंस टू अलाइन विद ग्रुप नॉर्म्स। बिल्कुल यही है, आगे पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि हम कंफर्म कर रहे हैं उस सोशल सिस्टम में हम बने रहना चाहते हैं। उस जो सोशल साइकी है, जिस तरीके से बिहेव करती है, जिस तरीके से जो उसके बिलीव्स हैं, जो उसके एक्शंस हैं, हम उसके साथ अलाइन रहना चाहते हैं, इसलिए तो हम उसमें कन्फर्मिटी करते हैं, कन्फर्म करते हैं। तो उसका सही आंसर क्या होगा हमारा, अडॉप्टिंग बिहेवियर्स, बिलीफ और एक्शन टू अलाइन विद ग्रुप नॉर्म्स। नॉर्म्स सब समझे होंगे, नॉर्म्स के पेपर पे मैंने वीडियो भी बना रखी है कि नॉर्म्स किसको कहते हैं। एक छोटा सा और बता के एग्जांपल के लिए तुम्हारे यहाँ पे दोबारा से रिवीजन हो जाएगा। नॉर्म्स का मतलब होता है अनरिटन रूल्स, अनरिटन रूल्स। जैसे कि कोई भी चीज़ अगर कहीं पे लिखी हुई नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पर किसी सोसाइटी में जब कोई मिलते हैं, ग्रीट करते हैं, तो उनकी ग्रीट करने का क्या तरीका हो सकता है, तो वो अपने अपने नॉर्म्स है। सच कुछ लिखा नहीं जाते, हैंडशेक करना है, गले लगना है वगैरह वगैरह, तो वो नॉर्म है, ठीक है। जब बड़े खड़े हों तो हमें नहीं बैठना है, ठीक है। और गाँव में आप जाओगे जिस तरीके से, जैसे ये है चारपाई, है ना, मान लो ये चारपाई है, ड्राइंग पे मत जाना, बस कॉन्टेक्स्ट को समझना, है ना, ये चारपाई है। अब इस चारपाई पे अगर यहाँ पर कोई बड़े बुजुर्ग बैठे हैं या हमसे बड़ी उम्र के लोग यहाँ पर बैठे हैं, तो जो इसको बोलते हैं सिरहाना, है ना, सिरहाना बोलते हैं इसको। हेड की तरफ है, ये फुटर की तरफ है। तो यहाँ पर जितने भी उनसे कम उम्र के लोग होंगे वो नीचे ही तरफ बैठेंगे। तो उसके लिए ये भी क्या है, अनरिटन रूल्स है ना, नॉर्म्स हैं ये भी। तो इससे भी आप इसको समझ सकते हैं और लंबे समय तक याद कर सकते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कन्फर्मिटी, ओके। अगर आप ऐसा करते हैं कि उनको हटा कर या उनसे ऊपर बैठने की कोशिश करेंगे तो वो अच्छा नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 117 की तरफ। 117 क्या कहता है, इड, ईगो एंड सुपर ईगो, की एलिमेंट इन विच साइकोलॉजिकल थ्योरी। साइकोलॉजिकल थ्योरी कौन सी है वो, ए आपके सामने ऑप्शन है ह्यूमनिस्टिक थ्योरी या फिर साइको एनालिटिक थ्योरी। कितनी बार तो हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम रिपीट करते हैं क्वेश्चंस को, है ना, ताकि हमारे याद रहे। साइको एनालिटिक थ्योरी, इसका सही आंसर भी यही है, तो ज़्यादा ऑप्शन भी देखने की हमें ज़रूरत है नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 118 की तरफ। 118 का कहता है, इन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी which stage according to Erikson is characterized by the challenge of identity, role, confusion। मैंने एरिक एरिक्सन के लिए पूरी एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने इनका पूरा जो इन्होंने समझाया ना, स्टेजेस बताई हैं 8, उसको किस तरीके से आपको याद रखना है, याद कैसे करना है, उसको निमोनिक्स पूरा बनाया था ताकि आप अच्छे तरीके से उसको याद रख सकें, लंबे समय तक इसको याद रख सकें, ठीक है। तो इसके लिए मैंने उस वीडियो को प्लीज़ आप देखिए, स्क्रॉल करके थोड़ा जाइए, थोड़ा सा कष्ट होगा आपको, स्क्रॉल करके जाइए, वहाँ पर दिख जाएगा एरिक एरिक्सन का फोटो लगा हुआ है, पूरी स्टेजेस बनी हुई हैं, उन स्टेज को देख के जाना, क्योंकि ऑप्शन आंसर क्वेश्चन बनते हैं वहाँ से, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ प्लीज़ एक बार उसको देख के जाओ, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि लंबी हो जाएगी वीडियो बहुत। जिसका सही आंसर है हमारा एडोलसेंस। एडोलसेंस में ऐसा रहता है, आइडेंटिटी का हमें आइडेंटिटी भी बन रही होती है, साथ साथ में रोल कंफ्यूजन भी उस समय पे बहुत हो रहा होता है, तो उसको बोलते हैं एडोलसेंस स्टेज, ओके। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 119 की तरफ। विच ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी स्टडीज, क्या स्टडीज करती है, हाउ इंडिविजुअल परसीव, थिंक एंड सोल्व प्रॉब्लम्स। बहुत अच्छा, साइकोलॉजी की कौन सी ब्रांच है जो स्टडी करती है कि एक व्यक्ति, एक इंडिविजुअल किस तरीके से परसीव करता है चीज़ों को, किस तरीके से सोचता है, किस तरीके से अपने प्रॉब्लम्स को सोल्व करता है, वो कौन सी ब्रांच है। आपके सामने ऑप्शन है सोशल साइकोलॉजी ब्रांच या कॉग्निटिव ब्रांच या थिंक क्लिनिकल साइकोलॉजी, नहीं, बिहेवियरल साइकोलॉजी, नहीं। देखो, जहाँ भी अगर जहाँ भी अगर आपको मैं बताऊँ, जहाँ पर भी कहीं पे माइंड की बात आई, जहाँ पर आपको माइंड से रिलेटेड चीज़ें हो रही हैं, माइंड, तो एक टर्म जो है कॉग्निटिव, वो हमेशा आपको सेव करेगा, वो हमेशा आपको बचाएगा, रेस्क्यू करेगा आंसर निकालने में, है ना, कॉग्निटिव। तो इसमें देखो क्या कॉग्निटिव कहीं दिख रहा है क्या, ऑब्वियसली दिख रहा है, बी इज द कॉग्निटिव साइकोलॉजी, जो बात करती है हाउ इंडिविजुअल थिंक, परसीव एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, यानी मेंटल फंक्शनिंग जिसमें हो रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, ओके। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 118
1 to 0 की तरफ बढ़ते हैं। 1 to 0 क्या कहते हैं? पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट इन बिहेवियरिज्म मीन्स, बहुत सिंपल है, अगर थोड़ा सा भी इस टर्म्स को ब्रेक करके पढ़ोगे तो आंसर आ जाएगा। पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट, ठीक है। इन बिहेवियरिज्म मीन्स मतलब एडिंग अ रिवॉर्ड स्टिमुलस टू इंक्रीज द बिहेवियर, बिल्कुल वही जो मैंने आपको पीछे बताया। कोई बिहेवियर हम चाहते हैं कि रिपीट हो, अकर बार बार अकरिंग हो उसकी, तो हम उसके लिए क्या करते हैं? उसको रिवॉर्ड देते हैं। तो इस तरीके का होता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। अगर हम चाहते हैं कि वो चीज़ ना हो तो उस पर हम पनिशमेंट देते हैं, जिसको बोलते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, ठीक है। तो इसके लिए ये हो गया, ठीक। जैसे कोई बच्चे ने कुछ अच्छा काम किया तो हम उसको रिवॉर्ड देने के लिए टॉफी देते हैं, या फिर कुछ बाहर घुमाने ले जाते हैं, अच्छा खिला देंगे वगैरह वगैरह। तो जैसे स्कूल में टॉप करा तो हम चाहते हैं कि वो हमेशा टॉप करे, तो इसलिए हम क्या करना चाहते हैं? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करना चाहते हैं चीज़ों को। अगर वो फेल हुआ, घर से लेट, बहुत लेट से आया है, फिर कुछ उसने ऐसे हुड़दंग करी जिससे कि दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचा है, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, उसको पनिशमेंट मिलती है ताकि वो इस तरीके का बिहेवियर को दोबारा ना करे, ठीक है। आई होप कि आप इसको भी समझे होंगे, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट को भी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 to 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 to 1 क्या कहता है? Who is considered the father of modern psychology for establishing the first psychology laboratory? क्या? लेबोरेटरी। आपके सामने ऑप्शन है विलियम जेम्स, सिगमंड फ्रॉइड, या विल्हेम वेंडेट, या जॉनी डेवी। इसका सही आंसर है हमारा सी, विल्हेम वेंडेट। इसका बहुत लोग सिगमंड फ्रॉइड को लगा सकते हैं क्योंकि बहुत रिनोन्ड है, बहुत ज़्यादा बार सुना नाम लगता है, तो इसलिए लगता है कि यही मॉडर्न साइकोलॉजी के फादर होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 112 की तरफ। व्हाट इट सेज, द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस के इफेक्ट के बारे में आपको पढ़ा होगा। प्राइमरीली कोज बाय विच ऑफ द टाइप ऑफ गैसेज, बहुत आसान बहुत आसान बहुत आसान ऑप्शन है ये। इसका सही ऑप्शन बिना किसी झंझट के हम लगाते हैं, ग्रीन हाउस गैसेज लाइक CO2 एंड मीथेन। इसका सही आंसर होगा हमारा बी। क्वेश्चन इस तरीके से भी आपके बनेंगे वहां पर। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर रीजन विद, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर रीजन, देखो जब भी कोई नई टर्मिनोलॉजी पढ़ो ना, या कुछ नया शब्द सामने आए, तो उस टर्म को कोशिश क्या करो ब्रेक करने की। जैसे इसमें लिखा बायो देन डाइवर्सिटी, यानी जीव से रिलेटेड जीव जंतुओं की विविधता, इसके बारे में बात कर रहे होंगे वहां पर। हॉटस्पॉट आर रीजन्स विद, किसके लिए? अब किसके लिए चीज के जाने जाते हैं ये? आपके सामने ऑप्शन है ए हाई टेम्परेचर, नहीं। हॉटस्पॉट का मतलब हाई टेम्परेचर के जाने जाएंगे, नहीं। हाई लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी एट रिस्क ऑफ डिस्ट्रक्शन, लिमिटेड बायो, लिमिटेड तो है ही नहीं, है ना। एक्सटेंसिव अर्बन डेवलपमेंट, नहीं। इसका सही आंसर, सटीक आंसर, बहुत कॉमन सेंस से भी इसको दे सकते थे। वो हॉटस्पॉट इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जगह जो है, जैसे कहते हैं लाइमलाइट में आ जाना, है ना, हॉटस्पॉट बन जाना का मतलब वहाँ पर इतना जो बायोडाइवर्सिटी को खतरा होता जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर रिस्क बढ़ता जा रहा है, रिस्क ऑफ डिस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ पर, है ना। एट रिस्क पर है, किसके? डिस्ट्रक्शन के रिस्क पर है, ठीक है। तो इसलिए सही आंसर क्या होगा इसका? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन आर विद हाई लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बहुत प्रकार के भिन्न प्रकार के क्या है वहाँ पर जीव जंतु हैं, लेकिन क्या है कि वो रिस्क पर हैं, उनको खतरा होता जा रहा है, खतरा हो रहा है। तो इस तरीके के रीजन को हम क्या डिक्लेयर करते हैं? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 4, विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट फोकसेस ऑन। अब इसमें बात की है इंटरनेशनल एग्रीमेंट, जितने भी एग्रीमेंट हुए इन पे भी बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं मैंने, आप चिंता ना करो। जिसने ये 1064 वाली PDF ली है, प्लस में 2000 वाली ली है, उसको तो मतलब बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट हो जाने वाला है उसको। तो मतलब 40 मॉक पेपर आप लगा के जा रहे हो, मात्र आपसे 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3000 क्वेश्चन आप लगा के जाओगे, 2-3 बार रिवीजन कर जाओगे तो 6000 मान के चलो। उसमें से काफ़ी हद तक आपके मन में बैठ भी गए, 40-50 क्वेश्चन भी आपके उसमें 30-35-40 क्वेश्चन भी बन गए, हो गया काम, ठीक है ना, हो गया काम आपका। तो इसी तरीके से स्मार्ट तरीके से काम करना है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 to 4 के बारे में आंसर देख लेते हैं, क्या है 1 to 4 का आंसर। विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट फोकस ऑन रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन, क्या? कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। कौन सा एग्रीमेंट है जो रिड्यूस करना चाहता है किसको? कार्बन एमिशन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। आपके सामने ऑप्शन है क्योटो प्रोटोकॉल, और भी ऑप्शन होंगे मान लिया, लेकिन इसका सही आंसर हमारा यहीं पर आ गया, हमारा ऑप्शन ए। क्योटो प्रोटोकॉल टॉक्स अबाउट रिड्यूसिंग द कार्बन एमिशंस टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, ओके। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, देखो ये और भी आगे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिनेवा और बेसल। अब समझदार एस्पिरेंट कौन है? समझदार एस्पिरेंट वो लोग होंगे कि क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में तो हमने जान लिया, तो क्यों ना हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में भी जान लें, ये क्या है,
क्यों है, किसके लिए आया है। हम जिनेवा के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं, हम बेसल के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो ये स्मार्ट एस्पिरेंट होते हैं जो ऑप्शंस में से आंसर ढूंढेंगे, तो अगली बार अगर क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से वो आंसर कर देंगे। लेकिन आपने अगर नोट्स लिए हैं तो इतनी भी चिंता करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि एमसीक्यूज लिए हैं और नोट्स लिए हैं आपने, है ना, क्योंकि इन सब चीज़ों को मैं डिफाइन कर चुका हूँ उसमें। अब इसमें मैंने यहाँ पे लिखा क्या, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिनेवा और बेसल, इनको में आगे और ज़्यादा क्वेश्चन इन पे भी बने हुए हैं, चिंता ना करो आप। लेकिन फिर भी गूगल कर लो तो आप अच्छे से याद कर पाओगे, चीज़ों को लंबे समय तक रिटेन कर पाओगे अपने माइंड में। ओके, तो ये सब सारों पर भी क्वेश्चन आएंगे 1 बाय 1। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 किसके बारे में बात करता है? क्वेश्चन नंबर 1 to 5 बात करता है द प्रोसेस थ्रू विच नाइट्रोजन इज कन्वर्ट टू अमोनिया बाय बैक्टीरिया इज कॉल्ड। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत बेसिक साइंस का सवाल है। ठीक है, 1 to 5 जो है ये रहा, एक सेकंड, ये 1 to 5 इसमें बोला है नाइट्रोजन है जो कन्वर्ट होता है अमोनिया में, किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा। उसको क्या बोलेंगे हम? उसको हम क्या बोलेंगे? इसका सही आंसर ऑप्शन है फोटोसिंथेसिस। नहीं, फोटोसिंथेसिस इज डिफरेंट थिंग। डीनिट्रिफिकेशन नहीं, इसका सही आंसर नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब है कि जब नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया, नाइट्रोजन इज कन्वर्ट इनटू अमोनिया बाय बैक्टीरिया इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 क्या इसके बारे में बात करता है? फॉलोइंग द बेस्ट डिस्क्राइब सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में देखते हैं क्या कौन सी टर्म्स डिफाइन करती है, या विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में मत समझाना अभी, बस अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को समझो। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है ए, इकोनॉमिक ग्रोथ एट एनी कोस्ट। देखो, एट एनी कोस्ट कितना एक्सट्रीम स्टेटमेंट दिया, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। डेवलपमेंट दैट मीट्स प्रेजेंट नीड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग फ्यूचर जनरेशन। वाह, बहुत अच्छा डेफिनेशन है, लेकिन आगे भी देखते हैं क्या कहते हैं। इंडस्ट्रियल ग्रोथ फोकस्ड ऑन फॉसिल फ्यूल। नहीं। मैक्सिमाइजिंग नेचुरल रिसोर्सेज कंजप्शन। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका सही आंसर क्या है हमारा? बी। क्वेश्चन नंबर 127 की तरफ पढ़ते हैं। द टर्म व्हाट टर्म इज यूज्ड फॉर स्पीसीज दैट प्ले क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग इकोसिस्टम बैलेंस। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा इकोनॉमिक्स उसका इकोलॉजी का सवाल है, आप इसको समझो। स्पीसीज कौन सी जो प्ले करती है क्रूशियल रोल? किस चीज़ की क्रूशियल रोल प्ले करती है? मेंटेन करने में। किसको? इकोसिस्टम के बैलेंस को। इसमें सही ऑप्शन आपके सामने ऑप्शन पढ़ लेते हैं सबसे पहले। एपेक्स स्पीसीज नहीं, एक्सपेक्स स्पीसीज नहीं, कीस्टोन स्पीसीज ओके। इन्वेसिव तो नहीं, इन्वेसिव मेंटेन कहाँ करेगी, वो तो खत्म करेगी ना। एंडेंजर्ड स्पीसीज वो ऑलरेडी एंडेंजर्ड पर है, तो ये सारे के सारे नहीं हो रही हैं। इसका सही आंसर क्या है हमारा? इसका सही आंसर होगा हमारा की। एपेक्स भी अलग है, जो उसमें टॉप पे रहती है वो स्पीसीज, उसको एपेक्स बोलते हैं। जो एक अच्छे काम करना है, होमवर्क है आपके लिए, प्लीज़ प्लीज़। अब आप करें, मतलब मैं ये चाहता हूँ दिल से कि आप एक बार करें तो आप लंबे समय तक चीज़ों को याद कर पाएंगे इस टेक्निक से। अब उसमें क्या करना है आपको? गूगल पे जाना, जहाँ भी आप सर्च करना चाहें वहाँ सर्च करना। एपेक्स बॉडी का एक एपेक्स स्पीसीज का एक एग्जाम्पल, की स्टोन स्पीसीज का एग्जाम्पल, और इन्वेसिव स्पीसीज का एग्जाम्पल, या एंडेंजर्ड स्पीसीज का एग्जाम्पल। आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसमें जरूर लिखें कि क्वेश्चन नंबर 127 सर आपने पूछा था, उसमें आपने कुछ टर्म बोली थी, उनमें एक एक एग्जाम्पल ये रहा। ठीक है, प्लीज़ आप इसको लिखें। और जो कोई लिख दे, तो जो अदर कोई टाइप लिखने के लिए आए, टाइप करने के लिए सेम आंसर, तो जिसने ऑलरेडी लिखा हुआ उसका लाइक भी कर सकते हैं, या तुम्हारे पास कुछ अलग एग्जाम्पल है तो वो भी लिख सकते हो। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री लीड्स द वर्ल्ड इन रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन फ्रॉम विंड एनर्जी? बहुत अच्छा सवाल, विंड पावर, सॉरी। कंट्री लीड कर रही है वर्ल्ड में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन फ्रॉम विंड पावर। आपके सामने ऑप्शन है जर्मनी ओके, ऑप्शन बी चाइना, यूनाइटेड स्टेट या इंडिया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा चाइना। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कंटेन्स ओजोन लेयर? बहुत अच्छा, ज्योग्राफी का प्यारा सवाल है। सवाल लास्ट टाइम भी सवाल बना था ओजोन लेयर से, इस बार भी थोड़ा देख लेते हैं। विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर? आपको पता है इस एटमॉस्फेयर में हमारी लेयर्स हैं इस तरीके से। ठीक है, अब उसमें पूछा है कि ओजोन लेयर किस में है। इसका ओजोन लेयर, ज्योग्राफी अगर आपने पढ़ी है, थोड़ा भी आपको याद होगा तो आपने देखा होगा स्ट्रेटोस्फेयर। क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर। और ये देखो जो ना ऊपर से नीचे तक इस तरीके से क्रोनोलॉजी में लगी हुई है ये। यहाँ क्या है? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर। सबसे लास्ट में बात होती है एक्सोस्फेयर। ठीक है, एक होती है आइनोस्फेयर। ये अलग अलग हैं। तो इसमें जो हमसे पूछा है किसके बारे में? ओजोन के बारे में। ओजोन में जो है हमारा वो क्या है? हमारा स्ट्रेटोस्फेयर जो हमारी लेयर है उसमें रहता ही है क्या? ओजोन लेयर रहती है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर में। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 130 कहता है व्हाट इज द मेन कोज? ठीक है, मेन कारण क्या है ओशियन एसिडिफिकेशन का?
बहुत अच्छा सवाल है। ओशन एसिडिफिकेशन का मेन कारण क्या है? इंक्रीजिंग द ओशन सैलिनिटी, एसिडिफिकेशन की बात कर रहे हैं, सैलिनिटी की नहीं बात कर रहे हैं, इन दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है, ऑप्शन ही हट जाता है। एक्सेसिव न्यूट्रिएंट सॉरी सेकंड एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2 बाय सी वाटर, ये बिल्कुल सही है, लेकिन और आगे देख लेते हैं। एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स रन ऑफ नहीं, इंक्रीज टेम्परेचर्स नहीं। इसका सही आंसर क्या है हमारा? एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2 बाय सी वाटर, यानी CO2 यानी कार्बन। आपको पता है कि हमारा ओशन भी उसको एब्जॉर्ब करता है CO2 को, उसके एब्जॉर्बेशन की वजह से क्या होता है, हमारा ओशन एसिडिफिकेशन बढ़ने लगता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 131 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 131, डिफोरेस्टेशन कंट्रीब्यूट्स टू द क्लाइमेट चेंज प्राइमरीली, ठीक है। डिफोरेस्टेशन यानी कि जंगलों का कटाव होना, डी हो रहा है, डिफोरेस्टेशन, है ना, जंगल काटे जा रहे हैं, कंट्रीब्यूट्स कर रहा है किस चीज में? क्लाइमेट चेंज में प्राइमरली। लेकिन किस पर फोकस, प्राइमरली किस पर असर कर रहा है वो? तो कूलिंग अर्थ टेम्परेचर, ठीक है, अर्थ के टेम्परेचर को कूल कर रहा है, ओके, अगर ऐसे ही समझ रहे हैं तो। इंक्रीजिंग CO2 लेवल एज ट्रीज एब्जॉर्ब बाय लेस CO2, इनहांसिंग बायोडाइवर, बिल्कुल नहीं। रिड्यूसिंग सॉइल इरोजन, ये तो हो रहा है, लेकिन प्राइमरीली की बात की उन्होंने। प्राइमरीली क्या है? इंक्रीज कर रहा है CO2 लेवल एट एज ट्रीज एब्जॉर्ब लेस CO2, ओके। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 132 की तरफ। 132 क्या बात करता है? 132 बात कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरीली, क्या विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। इकोनॉमी के सवाल आने शुरू हो गए आपके, ठीक है। इस तरीके से पूरा मैंने करके, एक सेकंड में इसको हटा देता हूँ, ए दैट्स इट, ओके। नाउ अभी क्या बात कर रहा है? ये बात कर रहा है आपका कि फॉलोइंग प्राइमरी फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का प्राइमरी फंक्शन क्या है? सबसे पहले क्या है? रेगुलेटिंग स्टॉक मार्केट्स, ओके। कंट्रोलिंग द मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट, बिल्कुल सही जा रहे हैं। आगे देख लेते हैं। सेटिंग टैक्स पॉलिसीज, नहीं। डिस्ट्रीब्यूटिंग फॉरेन एड, नहीं। नहीं, इसके लिए सेबी बनाया हुआ है। इसका सही आंसर क्या है हमारा? कंट्रोलिंग द मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट। सेंट्रल बैंक का मेन फंक्शन ये होता है, प्राइमरी फंक्शन। अब पूछा है बड़े सिंपल सा प्यारा सा सवाल, व्हाट इज इन्फ्लेशन, महंगाई क्या है? बहुत प्यारा हो गया, महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। लेकिन अब देख तो लेते हैं महंगाई का क्या डेफिनेशन है, महंगाई क्या होती है। तो इसका सही आंसर हम देखते हैं। सबसे पहला, ए डिक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल, डिक्रीज जनरल प्राइस लेवल, एन इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल, ओके, ये ठीक है। लेकिन आगे देखते हैं, इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए अलग टर्म है। डिवेल्यूशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी, नहीं, ये भी नहीं है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? बी। इसका सही आंसर होगा इंक्रीज करेगा जनरल प्राइसेस में, ठीक है, और कुछ नहीं है। GDP स्टैंड्स फॉर, क्वेश्चन लास्ट टाइम बने थे, GNP, इन सब क्वेश्चंस बने थे, तो उनसे इससे रिगार्डिंग में मैंने इस बार क्वेश्चन इसमें पुटअप किए हैं। साथ ही जो कम्युनिटी, जो इकोनॉमी, जो हमारी आइडियोलॉजीज हैं बेसिकली, जो इकोनॉमी को अफेक्ट करती हैं, उस तरह की वो भी मैंने कोशिश की इसमें डालने का, ठीक है। GDP स्टैंड्स फॉर, GDP का क्या मतलब है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या फिर ग्रोस डिमांड प्राइस, या जनरल डेवलपमेंट, या ग्लोबल। बिल्कुल सारे गलत ही हैं। सही आंसर है हमारा ए, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ओके। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 135 की तरफ बढ़ते हैं। विच इकोनॉमिक सिस्टम इज बेस्ड ऑन प्राइवेट ओनरशिप एंड फ्री मार्केट, बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा है। कौन सी इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ड है किस पर? प्राइवेट ओनरशिप। बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ोगे तो आंसर आ जाएगा। फ्री मार्केट, कम्युनिज्म हो सकता है क्या? वो नहीं। सोशलिज्म हो सकता है क्या? नहीं। प्राइवेट ओनरशिप की बात कर रहे हैं, फ्री मार्केट की बात कर रहे हैं, है ना। तो मिक्स्ड इकोनॉमी नहीं, इसमें दोनों होते हैं। इसमें सही आंसर है हमारा कैपिटलिज्म। आगे बढ़ते हैं। फिस्कल पॉलिसी इन इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व्स, फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? फिस्कल पॉलिसी की अगर हम बात करें तो फिस्कल पॉलिसी क्या? मैनेजिंग द मनी सप्लाई, नॉट ओनली। गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्स पॉलिसीज, बिल्कुल सही है। फर्स्ट पॉलिसी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग्स और उनके टैक्स पॉलिसीज, उसको क्या बोलते हैं हम? फिस्कल पॉलिसी। एडजस्टिंग इंटरेस्ट रेट, नहीं। रेगुलेटिंग प्राइवेट बिजनेस, नहीं। इसका सही आंसर है हमारा बी। इसका सही आंसर गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्स पॉलिसीज, ओके। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 137 की तरफ बढ़ते हैं। टर्म लेसेस फेयर, बहुत प्यारी टर्म है, बहुत ज्यादा सुनने में मिलेगी आपको। द टर्म लेसेस फेयर रेफर्स टू गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन इकोनॉमी, नहीं, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन तो चाहिए ही नहीं। लेसेस फेयर इसी को बोलते हैं। मिनिमल गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन इकोनॉमिक फेयर, ओके, ये बहुत हद तक ठीक है। आगे देखते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमिक, नहीं। सोशल वेलफेयर प्रोग्राम, नहीं। तो ये है मिनिमल, कम से कम सरकार का दखल हो इकोनॉमिक अफेयर्स में, ठीक है, उसको बोलते हैं लेसेस फेयर। अब क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 138। क्वेश्चन नंबर 138 का ऑप्शन मिलेंगे हमें नेक्स्ट स्लाइड पे, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? क्वेश्चन हमारा बात कर रहा है
कि विच ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स लोन टू डेवलपिंग कंट्रीज टू रिड्यूस पॉवर्टी। बहुत प्यारा, बहुत अच्छा, सिंपल है, जनरल नॉलेज का भी सवाल है आपका, ठीक है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोवाइड करा रही है लोन, किसको, डेवलपिंग कंट्रीज को, किस चीज के लिए, ताकि गरीबी घटा सकें, ठीक है। अलग अलग तरीके से मिलता है, गरीबी घटाने का अलग है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलग है, लोन अलग है, बहुत बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे आंसर आपका सामने ऊपर आ ही गया, वर्ल्ड बैंक इज द राइट आंसर। IMF कब लोन देता है, जब कोई कंट्री बहुत ज्यादा घाटे में हो, उसके ड्राइंग राइट्स होते हैं पर्टिकुलर, पूरा इकोनॉमी का टर्म है, इकोनॉमी की टर्मिनोलॉजीज हैं, उसके बारे में इतना ज़्यादा जानने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। ड्राइंग राइट्स अगर क्वेश्चन पूछ ले कि ड्राइंग राइट्स किससे रिलेटेड हैं, तो आपको आप याद कर लेना, ड्राइंग राइट्स जो है रिलेटेड है किससे, IMF से। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 इज द क्वेश्चन, क्या कहता है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। प्राइमरी पर्पस पूछा है किसका, स्टॉक एक्सचेंज का। रेगुलेटिंग करेंसी नहीं, स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, रेगुलेटिंग करेंसी इज नॉट द राइट आंसर। बाइंग एंड सेलिंग कंपनी शेयर, ओके, ये बहुत हद तक सही है, लेकिन और ऑप्शन देख लें। डिस्ट्रीब्यूटिंग गवर्नमेंट ना, डिसाइडिंग इंटरेस्ट नहीं 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 नहीं, इसका सही आंसर हमारा बी, बाइंग एंड सेलिंग कंपनी शेयर्स। ओके, अब बहुत अच्छा प्यारा टर्म आ रहा है आपके सामने, चीज अच्छी तो नहीं है लेकिन टर्म अच्छा लगता है पढ़ने में। इसको बोलते हैं रिसेशन। क्या बोलते हैं, रिसेशन इन इकोनॉमिक टर्म्स इज डिफाइंड एज, टर्म रिसेशन का क्या मतलब है, ए पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ। नहीं, बिल्कुल नहीं है, रैपिड ग्रोथ तो नहीं हो रही है रिसेशन के अंदर। और ऑप्शन क्या कहता है आपका, ए प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ इकोनॉमिक डाउन टर्न, बिल्कुल सही जा रहे हैं, लेकिन अभी और ऑप्शन देखने बाकी हैं। एन इंक्रीज इन इन्फ्लेशन रेट्स, ट्रेड सरप्लस, बिल्कुल भी नहीं। तो इसका सही आंसर बहुत अप्रोप्रिएट जो है वो है प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ इकोनॉमिक डाउन टर्न, एक लंबा समय। 2008 में भी एक रिसेशन आया था, वर्ल्ड वाइड रिसेशन, ठीक है। उसमें आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 141, क्वेश्चन नंबर ट्रेड डेफिसिट। बहुत प्यारा टर्मिनोलॉजी, ट्रेड डेफिसिट का क्या मतलब, ये अच्छा नहीं होता किसी भी देश के लिए, लेकिन समझना जरूरी है। व्हाट डज ट्रेड डेफिसिट मीन। डेफिसिट का मतलब ही क्या होता है, घाटा, व्यापार घाटा। यानी आप किसी को 2 रुपए की चीज सप्लाई कर रहे हो, लेकिन वो बदले में आपको 5 रुपए की चीज सप्लाई कर रहे हैं, 5 रुपए की चीज सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। 5 आर्टिकल ये आप सप्लाई कर रहे हो, तो वो दो आप सप्लाई कर रहे हो और 5 वो सप्लाई कर दे रहा है। तो इस तरीके से हम 3 का क्या रहेंगे, ट्रेड डेफिसिट में रहेंगे, घाटे में रहेंगे, है ना। अब देख, लेकिन समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं इस सवाल से। इसमें क्या कहना चाहते हैं, इसमें है कि एक्सपोर्ट एक्सीड्स इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट बढ़ा हुआ होता है इम्पोर्ट से, ओके। इम्पोर्ट एक्सीड्स एक्सपोर्ट, ओके। सही आंसर तो आपको सही मिल गया। इक्वल एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स या नो ट्रेड एक्टिविटी। मैंने इसमें सब कुछ समझाया, अभी ये जो करके ऐसे मैंने समझाया आपको इसका आंसर मिल गया होगा। आप इसका आंसर मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में प्लीज़ 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 जरूर बताएं, ओके। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 142 की तरफ। 142, ठीक है, 142, ओके। द प्राइमरी, इससे मुझे संविधान कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल याद आ गया सुप्रीम कोर्ट का। 142, द प्राइमरी फोकस ऑफ सोशल रिफॉर्म इज। अब क्वेश्चन आया सोशल रिफॉर्म से। अब सोशल रिफॉर्म का प्राइमरी एम क्या है, देखो कुछ टर्मिनोलॉजी है, मैं चाहता हूँ कि जल्द से कोई वीडियो लाऊं जिसमें आपको समझाऊं सोशल रिफॉर्म क्या है, सोशल मूवमेंट क्या है, सोशल रिवोल्यूशन क्या है। ये सब सुनने में इंटरचेंजेबली मोस्टली लोग यूज़ करते हैं, लेकिन सब में डिफरेंट है, सब में डिफरेंस है, ठीक है। तो इसको डिफरेंस को समझने के लिए एक वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको हेल्प होगी, अगर क्वेश्चन बनता है तो उसमें एलिमिनेट कर पाओगे और आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी बढ़ेगी। तो मैं फ्यूचर में इस पर जरूर लाऊंगा, लेकिन सोशल रिफॉर्म में तो आप अभी देख लेना, अभी समझ जाएंगे सोशल रिफॉर्म किसको कहते हैं, ठीक है। तो सोशल रिफॉर्म में सबसे पहले क्या बात कर रहा है ये, आपके सामने ऑप्शन क्या आ रहे हैं, आपके सामने ऑप्शन आ रहे हैं ये मेंटेनिंग एग्जिस्टिंग सोशल स्ट्रक्चर। मेंटेन नहीं कर रहे, मेंटेन करेंगे तो रिफॉर्म थोड़ी ना करेंगे, ठीक है। रेसिस्ट करेंगे, रिटेन करेंगे, है ना। तो अब आगे क्या है, चेंज सोसाइटल कंडीशन फॉर इम्प्रूव्ड वेलबींग। बहुत हद तक सही कही है डेफिनेशन, लेकिन और भी देखनी जरूरी है। स्ट्रेंथ इकोनॉमिक पॉलिसीज ओनली नहीं, ओनली नहीं है, इट कुड बी अ पार्ट ऑफ सोशल रिफॉर्म बट नॉट ओनली, है ना। फोकस ऑन इंडिविजुअल सक्सेस ना, हाँ इसका सही आंसर क्या, सक्सेस सोसाइटल कंडीशन फॉर इम्प्रूव वेलबींग, ओके। क्वेश्चन नंबर आगे 143। अब क्वेश्चन इसमें फादर ऑफ सोशियोलॉजी, है ना, कॉन्ट्रीब्यूटेड टू सोशल रिफॉर्म आइडियाज। फादर ऑफ सोशियोलॉजी बोला गया जिनको, है ना, और कॉन्ट्रीब्यूट किया उन्होंने सोशल रिफॉर्म आइडियाज को लेकर। इसका सही ऑप्शन देखते हैं, मैक्स वेबर नहीं, हर्बर्ट स्पेंसर ये भी नहीं है, दरखाइम ये भी नहीं है, अगस्टे कॉम्टे इसका राइट आंसर है। 143 का राइट आंसर इज अगस्टे कॉम्टे, ओके। आगे बढ़ते हैं, द टेम्परेंस, है ना, द टेम्परेंस
मूवमेंट एम्ड टू, द टेम्परेंस मूवमेंट एम्ड टू, किसके लिए एम कर रहा है वो? प्रमोट एल्कोहल यूज। ओके, ऐसा कोई मूवमेंट भी चला है जो अल्कोहल को प्रमोट करने के लिए बात कर रहा है? या प्रोहिबिट अल्कोहल कंजप्शन, राइट। सपोर्ट वुमेन्स राइट, नहीं। एनकरेज हायर टैक्सेस, नहीं। तो इसका सही आंसर है प्रोहिबिट अल्कोहल कंजम्पशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 145 की तरफ बढ़ते हैं हम। जो बात करता है विच कंट्री ये पूछता है, ओके, यहाँ पर which 19th century reformer is known for advocating public education in the US। ओके, यूएस की बात है पब्लिक एजुकेशन के लिए। आगे देखते हैं क्या ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन है डोरोथिया टिक्स, हॉरेसमन, फ्रेडरिक डोगलस, या फिर सोजोर्नर ट्रुथ। इसका सही ऑप्शन है, सही आंसर क्या है इसका? इसका सही आंसर है हमारा बी, हॉरेस मन। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 146 की तरफ। द लेबर रिफॉर्म मूवमेंट प्राइमरली फोकस्ड ऑन, लेबर रिफॉर्म की बात की है, मूवमेंट प्राइमरली फोकस किस पर करेगा? इंक्रीज चाइल्ड लेबर, वाओ, बिल्कुल भी नहीं। इम्प्रूविंग वर्किंग कंडीशन एंड फेयर वेजेस, बहुत हद तक सही है। रिड्यूसिंग टैक्सेस, उस पर बात नहीं करेगा ये। इंकरेजिंग ओवरसीज वर्क, बिल्कुल उस पर बात नहीं करेगा। इस पर प्राइमरली फोकस करेगा अपना वर्किंग कंडीशन एंड फेयर वेजेस के बारे में। ठीक है, आप टर्मिनोलॉजीज की डेफिनेशंस को भी इसमें समझते जा रहे हैं अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 147 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोर प्रिंसिपल ऑफ यूनाइटेड नेशन। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या? नॉन इंटरवेंशन इंटरनेशनल अफेयर, सबसे पहला 47 का। या बी, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे कोर प्रिंसिपल यही है, उसके बाद सब आएंगे। ठीक, और इन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में गैंट चार्ट बहुत अच्छा है, इसको समझना। क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है, मैंने ये क्वेश्चंस भी आपको डाले हैं ताकि मॉनिटरिंग एवेल्युएशन में इजी होता है, अपने मॉनिटरिंग कर पाते हैं, मीन्स गैंट चार्ट की वजह से अपने प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग कर पाते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट गैंट चार्ट इज प्राइमरली यूज फॉर आइडेंटिफाई रिस्क या ट्रैक प्रोग्रेस एंड टाइमलाइन ऑफ टास्क, मैंने ये भी बताया आपको। इसका सही आंसर है, ये भी बताया यहाँ पर। आप इसका आंसर बताना मुझे क्या है कमेंट बॉक्स में। चलो मैं ये बता दे रहा हूँ, इसका सही आंसर क्या है हमारा? बी, ट्रैक प्रोग्रेस एंड टाइमलाइन ऑफ टास्क, जो भी हमने रखी हुई थी उसके लिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49, जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ना? लास्ट बट नॉट द, नहीं सेकंड लास्ट है तो भी, तो दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन फॉर यू। द ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ये क्या है? वाज पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड इन ग्रेट लीप फॉरवर्ड। 49 का आंसर ऑप्शन सोवियत यूनियन, चाइना, इंडिया या नॉर्थ कोरिया। इसका सही आंसर है हमारा सी, चाइना। चाइना इज द राइट आंसर फॉर ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। ओके, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो एंड आई होप आपको अच्छे से इसको अटेंड कर पाए हैं, आपको अच्छे समझ में आया है वीडियो। कुछ कॉन्सेप्ट जो मैंने कोशिश की है फॉर द टाइमिंग बताने का, आपको समझ में आया, और जो मैंने आपको बोला है कमेंट करने के लिए, आप आई विश कि आप वो भी करेंगे। ठीक है, वीडियो पे अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें अभी भी, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 150। हु इज द ऑथर ऑफ फिलोसॉफिकल वर्क रिपब्लिक, बहुत अच्छा बहुत प्यारा क्वेश्चन है। विच एक्सप्लोर्स जस्टिस एंड आइडियल स्टेट्स, रिपब्लिक जो काम है, रिपब्लिक जो बुक है वो किसने लिखी है? जिसके जो एक्सप्लोर करती है किसको? न्याय और आइडियल स्टेट्स के बारे में, है ना? तो कौन है वो? रिपब्लिक किसने लिखी है? आपके सामने ऑप्शन है अरिस्टोटल, बी सोक्रेट्स, या डी सी प्लेटो, या डी पाइथागोरस। बहुत इजी बहुत सिंपल सवाल था ये, इसका सही आंसर है हमारा प्लेटो आरपी, है ना? आरपी से याद रख लेना इसको, रिपब्लिक प्लेटो। ठीक है, इस तरीके से हमारे यहाँ पर 150 क्वेश्चन पूरे हुए हैं। आई थैंक यू सो मच अब तक बने रहने के लिए, जिन्होंने पूरी वीडियो देखी है। साथ ही क्वेश्चन में आपको ये चीज़ें मैं दोबारा से डिस्कस कर दे रहा हूँ, इसको चाहिए वो ले सकते हैं। और ठीक है, मुझे मेल कर दीजिए, मेल आईडी अगर किसी को नहीं पता है तो वो यहाँ पर लिखी हुई है मैंने, ये रही मेल आईडी academiaswat@gmail.com, यहाँ पर अवेलेबल है, आप मुझे मेल कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, आप मुझे MCQs लिख के भेजें अगर MCQ चाहिए तो, वरना कन्फ्यूज़न हो रही है कि नोट चाहिए आपको या फिर MCQ चाहिए। ठीक है, नोट्स चाहिए तो नोट्स लिख के भेजें आप, अगर नोट्स चाहिए तो आपको नोट्स लिख के भेजें, अदरवाइज वो करके भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।